एक किसान के बेटे के पास अपने जमाने की लग्जरी स्पोर्ट्स कार फरारी थी। किसी के पास फरारी का होना एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। बड़े बड़े फेमस सेलिब्रिटीज भी फरारी कार को ऑन करके गर्व महसूस किया करते थे। एक दिन किसान का बेटा अपनी खुद की फरारी को ड्राइव कर रहा होता है तो अचानक से रास्ते में उसकी गाड़ी का क्लच खराब हो जाता है। उसे फरारी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इससे पहले भी कई बार उसकी फरारी का क्लच खराब हो चुका था। वो पूरी तरह से शॉक्ड था कि फरारी, जिसको सभी एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार माना करते थे, उसकी कार का क्लच बॉक्स इतनी घटिया क्वालिटी का है। उस किसान के बेटे को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी ये शिकायत लेकर फरारी कंपनी के मालिक के पास चला जाता है। किसान का बेटा फरारी कंपनी के मालिक एंजो फरारी को कहता है कि अगर हम दोनों पार्टनरशिप करें तो हम दोनों मिलकर दुनिया की बेहतरीन गाड़ियों को बना सकते हैं। फरारी कंपनी के मालिक को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे गुस्से से कहता है, कमी फरारी के अंदर नहीं है, कमी तुम्हारे अंदर है। तुम्हें गाड़ी को चलाना आता ही नहीं है, तुम बार बार क्लच को खराब कर देते हो, तुम फरारी जैसी लग्जरी कार को चलाने के लायक ही नहीं हो। तुम जाकर ट्रैक्टर चलाओ और मुझे मेरी फरारी को बनाने दो। किसान कहीं के उस किसान के बेटे को बहुत बुरा लगता है। उसे फरारी के मालिक के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो फरारी से अपनी इस बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। वो ठान लेता है कि वो अब अपनी खुद की एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार कंपनी को बिल्ड करेगा और फरारी से अपनी इस बेइज्जती का बदला लेगा। ये आदमी और कोई नहीं, ये थे फेरुशियो लैम्बोर्गिनी, जिन्होंने लैम्बोर्गिनी जैसी एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार कंपनी को स्टार्ट किया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फेरुशियो लैम्बोर्गिनी की जिंदगी के बारे में। To be someone. You buy a Lamborghini when you are someone. तो कहानी की शुरुआत होती है 1916 से, जब एक किसान के घर जन्म होता है फेरुशियो लैम्बोर्गिनी का। फेरुशियो अपने 5 भाइयों में से सबसे बड़े थे। फेरुशियो के पिता चाहते थे कि वो बड़ा होकर उनके फैमिली फार्म को चलाए, जो कि विरासत में उनको उनके पुरखों से मिला था। वो चाहते थे कि ये परंपरा ऐसे ही चलती रहे, इसलिए वो फेरुशियो को बचपन से ही उनका फार्म चलाने के लिए इंसिस्ट किया करते थे। लेकिन फेरुशियो को तो कुछ और ही मंजूर था। फेरुशियो को फार्मिंग से ज्यादा फार्मिंग में यूज होने वाले ट्रैक्टर को रिपेयर करने में ज्यादा मजा आता था। उसे गाड़ियों के इंजन्स को देखना, उसे रिपेयर करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब वो एक फार्मर की जगह एक कार मैकेनिक बनेंगे। उन्होंने अपने फादर के खिलाफ जाकर एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। वहां से ग्रेजुएट होने के बाद फेरुशियो ने एक लोहार से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। उस लोहार से आयरन और वेल्डिंग के कुछ सीक्रेट्स सीखकर फेरुशियो बोलोग्ना की एक मशहूर वर्कशॉप में काम हासिल करने में कामयाब हो गए। उस वर्कशॉप में आर्मी के व्हीकल्स को रिपेयर और उन व्हीकल्स की मेंटेनेंस हुआ करती थी। फेरुशियो ने बहुत ही कम समय में उस वर्कशॉप में काम करके बहुत कुछ सीख लिया था। फेरुशियो की जिंदगी में उसे इस एक्सपीरियंस से बहुत फायदा मिलने वाला था। इस वर्कशॉप में काम करने के दौरान उनकी दोस्ती होती है मैरिनो फिलिपिनी से, जिसके साथ मिलकर फेरुशियो ने अपने खुद के एक वर्कशॉप को ओपन किया। इस वर्कशॉप को ओपन हुए कुछ अरसा ही हुआ था कि फेरुशियो को वार की वजह से मजबूरन रॉयल इटालियन एयरफोर्स में काम करना पड़ा। जब इटालियन एयरफोर्स को फेरुशियो के मैकेनिकल स्किल्स के बारे में पता चला तो उन्हें एक आइलैंड ईज़ल ऑफ रोड्स में मिलिट्री व्हीकल्स को रिपेयर करने और उसकी मेंटेनेंस के लिए भेज दिया गया था। फेरुशियो को जल्द ही रियलाइज हुआ कि इस बहाने वो इटालियन और फॉरेन मैकेनिकल इंडस्ट्री के खास और यूनिक टूल्स को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ वो आर्मी व्हीकल्स को और ज्यादा डिटेल में जान सकते हैं और एक नया एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। फेरुशियो की काबिलियत को देखकर इन्हें जल्द ही वर्कशॉप डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता है। फेरुशियो अपने टैलेंट और बहादुरी की वजह से वहां के कमांडर्स के बीच बहुत पॉपुलर हो चुके थे और फेरुशियो ने बहुत जल्द ही उन सबका ट्रस्ट भी हासिल कर लिया था। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि फेरुशियो की जिंदगी में एक और इम्तिहान आया। 1943 में इटली ने अनाउंस कर दिया कि अब वो इस वार का हिस्सा नहीं है। इटालियन आर्मी के सभी लोग इस आइलैंड से वापस अपने घर चले गए, लेकिन फेरुशियो ने इसी आइलैंड में रुकने का फैसला किया क्योंकि उन्हें
इस जॉब से काफी मजा आ रहा था। वो इंजन और मशीन से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते थे। इटली के इस आइलैंड से जाने के बाद जर्मनी ने इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया। फरूशियो ने जर्मन से परमिशन लेकर वहां एक वर्कशॉप को ओपन किया और जर्मन के लिए काम करने लग गए। जर्मन्स ने भी फरूशियो को कैदी बनाने की जगह उनकी मैकेनिकल स्किल से फायदा उठाने का सोचा। फरूशियो का ये फैसला उनके लिए बहुत गलत साबित हुआ। 1945 में ब्रिटिश अलाइड फोर्सेस ने इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया और जिसने भी इस वार में जर्मनी का साथ दिया था उन सबको कैद कर लिया और उन सब में फरूशियो भी थे। कैद में भी फरूशियो इंजन से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सके। अलाइड फोर्सेस को जब फरूशियो की जीनियस मैकेनिकल एबिलिटीज का पता चला तो उन्होंने फरूशियो को आर्मी के टैंक्स और मशीन्स को रिपेयर और बिल्ड करने के लिए काम पर रख लिया और 1 साल तक वहां पर काम करने के बाद फरूशियो को वापस अपने घर जाने की इजाजत दे दी। फरूशियो जब इटली वापस आए तो उनके पास कोई भी जॉब नहीं थी और वो अपने डैड के यहाँ फार्मिंग करना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने कुछ समय के लिए एक मैकेनिक के तौर पर काम किया, लेकिन अभी भी वो खुश नहीं थे। उन्हें ऐसा लगता था कि वो अभी भी इससे कुछ बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने जल्द ही नोटिस किया कि इस वार की वजह से इटली की इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचा है। फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और ट्रैक्टर्स इतने महंगे हो गए हैं कि कोई आम किसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर वो कैसे भी करके इस महंगे ट्रैक्टर्स को खरीद ले तो भी फ्यूल के प्राइसेस इतने ज्यादा हैं कि किसान ट्रैक्टर को चला नहीं सकते। उन्होंने किसान के लिए सस्ते और मजबूत ट्रैक्टर्स बनाने का सोचा जिसमें फ्यूल का इस्तेमाल कम से कम हो सके। इसी वक्त उन्हें खबर मिली कि इटली की गवर्नमेंट अपने मिलिट्री व्हीकल्स की ऑक्शन कर रही है। फरूशियो ने इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाने का सोचा। इतने सालों तक मिलिट्री के व्हीकल्स को रिपेयर और बिल्ड करने का एक्सपीरियंस अब फरूशियो के बहुत काम आने वाला था। उन्हें अच्छे से पता था कि उन्हें कौन से मिलिट्री व्हीकल्स को बाय करना चाहिए और किस प्राइस में बाय करना चाहिए। उन्होंने ऑक्शन में एक सस्ते ब्रिटिश मॉरिस इंजन को खरीद लिया और उसे मॉडिफाई करके एक ऐसा नया इंजन बना दिया जिसे सिर्फ स्टार्ट करने के लिए ही फ्यूल की जरूरत पड़ती थी। इंजन जब स्टार्ट हो जाता था तो वो एक डीजल इंजन में शिफ्ट हो जाया करता था। उस वक्त डीजल फ्यूल के मुकाबले में काफी सस्ता था। फरूशियो अपने इस इनोवेशन से किसानों के काफी पैसों को बचा सकते थे। साथ ही साथ फरूशियो ने ट्रैक्टर्स के प्राइस को और कम करने के लिए ट्रैक्टर में छोटे फ्रेम का यूज किया। ये ट्रैक्टर सस्ता तो था लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा मजबूत भी था। फरूशियो ने एक कमाल की इनोवेशन तो कर ली थी लेकिन मार्केट में पहले से बहुत बड़े और पुराने वेल एस्टेब्लिश्ड कंपटीटर्स थे जिन्होंने इस मार्केट को पूरी तरह से डोमिनेट किया हुआ था। फरूशियो को उन सबको हराकर मार्केट में अपनी जगह बनानी थी। फरूशियो के ट्रैक्टर का डिजाइन तो बहुत बढ़िया था लेकिन उनके ट्रैक्टर्स की सेल अभी भी बहुत स्लो हो रही थी क्योंकि वो हफ्ते में सिर्फ एक ही ट्रैक्टर को बना पा रहे थे। उन्हें अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसों की जरूरत थी। उन्हें पता चला कि कुछ महीनों बाद उनके शहर में एक कार रेस होने वाली है। फरूशियो सोचता है कि अगर उसने इस कार रेस को विन कर लिया तो प्राइस के पैसों से वो अपने ट्रैक्टर के बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर सकता है। इसके बाद फरूशियो अपने दोस्त मैटियो के साथ मिलकर रेस के लिए एक पुरानी कार को मॉडिफाई करता है और रेस की तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन इस रेस को जीतना उतना भी आसान नहीं था क्योंकि उस वक्त की मशहूर रेसिंग कार कंपनीज जैसे कि मज़राटी, अल्फा रोमियो और फरारी इस कार रेस में पार्टिसिपेट करने वाली थी। फरूशियो के लिए वो रेस एक कंप्लीट डिजास्टर साबित हुई क्योंकि रेस वाले दिन फरूशियो का बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ और उनकी जान जाते जाते बची। इसके बाद फरूशियो ने डिसाइड किया कि अब वो जिंदगी में कभी भी रेस में हिस्सा नहीं लेंगे। रेस में हारने के बाद फरूशियो के डैड ने फरूशियो को पैसे दिलाने में उनकी मदद की। फरूशियो के डैड ने अपने फार्म की जमीन को गिरवी रखवा कर फरूशियो के लिए पैसों का इंतजाम किया। फरूशियो के पास भी इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। फरूशियो को अब पता था कि अगर वो हारे तो वो उनकी और उनकी फैमिली की पुरखों की जमीन को खो बैठेंगे। फरूशियो ने इन पैसों से 1000 ब्रिटिश मॉरिस इंजन्स को परचेज किया और साथ ही साथ उन्होंने और ज्यादा वर्कर्स को काम पर रखा, जिसका फायदा ये हुआ कि अब लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स की एनुअल प्रोडक्शन 200 यूनिट्स तक पहुंच चुकी थी।
इसके बाद फ्रूशियो ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए 10,000 स्क्वायर मीटर्स की जगह को परचेज किया और वहां पर लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स की प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स की ग्रोथ तेजी से बढ़ रही थी, वैसे वैसे वर्कर्स की गिनती भी तेजी से बढ़ रही थी। लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स और फ्रूशियो का नाम पूरे इटली में फैल रहा था। इसी बीच इटली की गवर्नमेंट एक नए लॉ को अनाउंस करती है। इटली की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अगर फार्मर इटली में बनाए जाने वाली मशीन्स और ट्रैक्टर्स को बाय करेंगे तो गवर्नमेंट फार्मर्स को फार्मिंग की मशीन्स और ट्रैक्टर्स को खरीदने के लिए लोन्स ग्रांट करेगी। इस लॉ के आने के बाद लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स की ग्रोथ आसमान छू रही थी। लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स में 400 से ज्यादा एम्प्लॉइज ने काम करना शुरू कर दिया था और हर रोज 25 से 30 नए ट्रैक्टर्स को प्रोड्यूस किया जाने लगा था। फ्रूशियो को अपने ट्रैक्टर्स की क्वालिटी पर इतना यकीन था कि वो हर साल एक ट्रैक्टर पुलिंग कंपटीशन को होस्ट किया करते थे और हर साल एक ही ट्रैक्टर इस कंपटीशन को विन किया करता था और वो था लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर। फ्रूशियो लैम्बोर्गिनी अब इटली की बड़ी और मशहूर पर्सनैलिटी बन चुके थे और उनके पास इतने पैसे थे कि अब वो महंगी से महंगी गाड़ी को भी खरीद सकते थे। फ्रूशियो के पास उस वक्त की सभी मशहूर ब्रांड्स की गाड़ियां थी, जैसे कि फियाट, अल्फा रोमियो, मज़राटी और फरारी। लेकिन इन सभी कार्स में से उनके पास सबसे महंगी कार थी फरारी 250 GT। ये कार उस जमाने की सबसे लग्जूरियस कार्स में से एक थी। फेमस सेलिब्रिटीज, अमीर तरीन लोग, पॉलिटिशियंस इस कार को ओन किया करते थे। लेकिन फ्रूशियो को ये कार बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें ये कार बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड लगी। उन्हें इस लग्जूरियस कार को चलाने का एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं लगा जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। उन्हें इस कार का साउंड बहुत नॉइजी लगा। इसके अलावा इस कार का क्लच भी बार बार खराब हो जाया करता था। कई बार इस गाड़ी के क्लच को फिक्स करने के बाद एक दिन वो इस फरारी को अपनी फैक्ट्री में मैकेनिक्स को दिखाने के लिए ले आए और जब उनके मैकेनिक्स ने इस कार के इंजन को ओपन किया तो फ्रूशियो ये देखकर शॉक हो गए कि एक लग्जरी और इतनी एक्सपेंसिव कार के अंदर वही क्लच को यूज किया गया था जो वो एक वक्त अपने सस्ते और अफोर्डेबल ट्रैक्टर्स में यूज किया करते थे। उन्होंने जल्दी से उस क्लच को एक नए क्लच से रिप्लेस कर दिया जो वाकई में एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार में होना चाहिए था। फरारी कंपनी का मालिक एंजो फरारी अपने गर्म दिमाग और सख्त लहजे की वजह से जाना जाता था। लेकिन फ्रूशियो फिर भी उनके पास गए और उन्हें इस प्रॉब्लम के बारे में बताया। साथ ही साथ फ्रूशियो ने एंजो को पार्टनरशिप की भी ऑफर की। लेकिन एंजो फरारी को फ्रूशियो लैम्बोर्गिनी पर बेहद गुस्सा आया और उन्होंने फ्रूशियो को कहा कि तुम्हें गाड़ी चलाना ही नहीं आता, जिसकी वजह से तुम फरारी के क्लच को बार बार खराब कर देते हो। जिसके जवाब में फ्रूशियो को भी बहुत गुस्सा आया और गुस्से में फ्रूशियो ने कहा कि तुम एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार के नाम पर लोगों को लूट रहे हो। तुम अपनी गाड़ी की असल कीमत से 10 गुना ज्यादा लोगों से ले रहे हो। एंजो फरारी ने फ्रूशियो की बेइज्जती करते हुए कहा कि तुम जाकर ट्रैक्टर बनाओ फार्मर और मुझे गाड़ियों को बनाने दो। फ्रूशियो को यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। एंजो फरारी ने उनको काफी ज्यादा छोटा महसूस करवाया था। वो जानते थे कि वो फरारी से भी अच्छी कार्स को बनाने के काबिल हैं। वो फरारी को ये दिखा देना चाहते थे कि एक फार्मर भी एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार को बना सकता है। वो सिर्फ फरारी से ही अच्छी कार नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि वो दुनिया की बेस्ट कार को बनाना चाहते थे जिसका डिजाइन, इंजन, साउंड सबसे बेस्ट हो। वो वाकई में एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार कहलाने के लायक हो। उन्होंने फरारी से बदला लेने के लिए फरारी के ही चीफ इंजीनियर्स को काम पर रखा और वो सब दुनिया की बेस्ट कार को डिजाइन करने में लग गए। फ्रूशियो अपनी पहली कार लैम्बोर्गिनी को टूरिन मोटर शो में एग्जिबिट करना चाहते थे। उन्होंने जब अपने इंजीनियर्स को इस बात का बताया तो सब ने फ्रूशियो को कहा कि ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि टूरिन मोटर शो तो सिर्फ 4 महीनों बाद ही थी। इतने कम वक्त में इतनी अच्छी कार को बिल्कुल शुरू से डिजाइन करना बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन फ्रूशियो ने उन सब को कन्विंस कर लिया और कहा कि उन्हें इस फैक्ट्री में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। उन्हें जो भी चीज की जरूरत होगी वो वक्त से पहले ही उन्हें मिल जाया करेगी। लैम्बोर्गिनी के इंजीनियर्स ने जोरों शोर से एक नई कार को डिजाइन करना शुरू कर दिया और सिर्फ 4 महीनों के अंदर ही एक नई कार को डिजाइन कर लिया गया और फ्रूशियो को वो डिजाइन पसंद भी आ गया। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी।
कार तो डिजाइन हो गई थी, लेकिन इस कार में अभी भी इंजन नहीं था, क्योंकि फरूशियो लैम्बोर्गिनी में कोई भी आम इंजन को यूज नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि लैम्बोर्गिनी में बेस्ट इंजन का यूज किया जाए। इसी वजह से उनके लैम्बोर्गिनी के इंजीनियर से काफी डिसएग्रीमेंट्स भी हुए और उन्हें कोई भी इंजन का डिजाइन पसंद नहीं आ रहा था। टूरिन ऑटो शो का टाइम भी बहुत नजदीक आ चुका था और लैम्बोर्गिनी के पास कोई इंजन ही तैयार नहीं था। इसी बीच फरूशियो को आइडिया आया कि क्यों ना टूरिन ऑटो शो में बगैर इंजन के ही लैम्बोर्गिनी को डिस्प्ले कर दिया जाए। उन्होंने कार के इंजन वाले हिस्से में कुछ ईंटों को रख दिया ताकि वो कार जमीन की तरफ थोड़ी झुकी हुई नजर आए, जिससे किसी को भी उन पर शक ना हो। उन्होंने टूरिन ऑटो शो वाले दिन बिल्कुल ऐसा ही किया और किसी को भी उन पर शक नहीं हुआ और लकीली किसी ने भी कार के इंजन को देखने के लिए इंसिस्ट नहीं किया। इंजन के बगैर ही कार के डिजाइन की वजह से वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। फरूशियो ने अपनी पहली लैम्बोर्गिनी का नाम रखा था लैम्बोर्गिनी 350 GT और लैम्बोर्गिनी के लोगो में एक बुल को शो किया गया था, क्योंकि फरूशियो को एक बुल बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट किया करता था। वो बहुत ही शौक से बुल की फाइट को देखा करते थे। फरारी के लोगो में एक हॉर्स था और लैम्बोर्गिनी के लोगो में एक बुल था, जिसकी वजह से अक्सर लैम्बोर्गिनी और फरारी की फाइट को बुल वर्सेस हॉर्स कहा जाता है। टूरिन ऑटो शो के बाद लैम्बोर्गिनी 350 GT की प्रोडक्शन शुरू कर दी गई और रिलीज वाले दिन ही 13 लैम्बोर्गिनी कार्स बिक भी गईं और अगले 2 सालों में लैम्बोर्गिनी की 120 कार्स को बेचा गया, जिससे लैम्बोर्गिनी को ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में एक अच्छा स्टार्ट मिला। लेकिन फरूशियो अभी भी अपनी इस सेल से खुश नहीं थे। उन्होंने जैसा एक्सपेक्ट किया था इस कार ने अभी भी इतनी सेल नहीं की थी। फरारी को हराना तो दूर की बात थी, वो अभी फरारी से काफी पीछे थे। उन्हें एक ऐसी कार को बनाना था जो फरारी को पूरी तरह से टक्कर दे सके। उन्होंने लैम्बोर्गिनी 350 GT को और ज्यादा इंप्रूव करना शुरू कर दिया। लेकिन लैम्बोर्गिनी को असली सक्सेस तब मिली जब लैम्बोर्गिनी के इंजीनियर्स ने फरूशियो से छुपकर एक लग्जरी रेसिंग कार को बिल्ड किया। लैम्बोर्गिनी के इंजीनियर्स को पता था कि अगर फरूशियो को इस बात का पता चला तो वो उन्हें इस कार को कभी बनाने नहीं देंगे, क्योंकि कुछ सालों पहले हुए एक्सीडेंट के बाद फरूशियो कोई भी रेसिंग कार को बनाना नहीं चाहते थे। इसलिए उन सब ने फरूशियो से छुपकर एक रेसिंग कार को बिल्ड किया और उसका प्रोटोटाइप बनाकर फरूशियो को दिखाया। शुरुआत में तो फरूशियो इस कार को बनाने के खिलाफ थे, लेकिन लैम्बोर्गिनी की टीम ने फरूशियो को कन्विंस कर लिया। फरूशियो ने भी ये सोचकर इस कार को बनाने की इजाजत दे दी कि इस कार की वजह से वो लैम्बोर्गिनी की अच्छी खासी मार्केटिंग कर सकते हैं। उन सब ने फैसला किया कि वो जल्द ही होने वाले जिनीवा मोटर शो में इस कार को एग्जिबिट करेंगे और शो से ठीक 2 दिन पहले ही इस कार को कंप्लीट कर लिया गया। इस कार का नाम लैम्बोर्गिनी P400 म्योरा रखा गया। म्योरा लैम्बोर्गिनी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। म्योरा का डिजाइन बहुत ही ज्यादा यूनिक और एलिगेंट था। साथ ही साथ फॉर्मूला 1 कार्स की तरह ही म्योरा के इंजन को कार के पीछे रखा गया था, जिसकी वजह से इस कार की परफॉर्मेंस दूसरी कार्स के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। लैम्बोर्गिनी म्योरा के यूनिक डिजाइन और परफॉर्मेंस की वजह से लैम्बोर्गिनी को लोगों की इतनी अटेंशन मिली कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और म्यूजिक स्टार्स ने इस कार को परचेज करने के लिए कम्पीट करना शुरू कर दिया था। लैम्बोर्गिनी लोगों के बीच लग्जरी और वेल्थ का एक सिंबल बन चुकी थी। सभी लोग लैम्बोर्गिनी को खरीदना एक घर की बात मानने लगे थे। इस दौरान लैम्बोर्गिनी का इतना ज्यादा राइज चल रहा था कि कंपनी अपनी डिमांड को ही पूरा नहीं कर पा रही थी। लेकिन जल्द ही लैम्बोर्गिनी और फरूशियो की जिंदगी में एक डाउनफॉल आने वाला था। 1960s में लैम्बोर्गिनी कार इंडस्ट्री में एक मशहूर नाम बन चुकी थी और वो फरारी समेत सभी कार कंपनीज को टक्कर दे रही थी। साथ ही साथ लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स भी अपने अरूज पर थी। वो दुनिया के बेहतरीन ट्रैक्टर्स को प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसकी वजह से लैम्बोर्गिनी की सेल सिर्फ इटली में ही नहीं बल्कि इटली के बाहर भी अच्छे से हो रही थी। इटली के बाहर लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स एक जाना माना नाम बन चुका था और उन्हें बोलिविया और साउथ अफ्रीका से बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स भी मिल चुके थे। इन बढ़ते हुए ऑर्डर्स की वजह से लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स ने अपने एम्प्लॉइज के नंबर को डबल कर दिया था और वो सब बड़े जोरों शोर से ट्रैक्टर को बनाने में लगे हुए थे। लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन खराब होने की वजह से बोलिविया और साउथ अफ्रीका के इंपोर्टर्स ने अचानक से इन सब ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से अब फैक्ट्री के ग्राउंड में 5000 रेडी ट्रैक्टर्स बेकार पड़े हुए थे।
साथ ही साथ एम्प्लॉयज ने भी अपनी एक यूनियन बनाई हुई थी, जिसकी वजह से कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को जॉब से निकाल नहीं सकती थी। कंपनी ने जरूरत से ज्यादा ही एम्प्लॉयज को काम पर रखा हुआ था। लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स की सेल बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी थी और जो ऑर्डर्स मिले हुए थे वो भी कैंसिल हो चुके थे। फरुशियो के पास अब लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स को बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए फरुशियो को लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स को उन्हीं की राइवल ट्रैक्टर कंपनी को बेचना पड़ा। लेकिन फरुशियो की जिंदगी में मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उस वक्त दुनिया में एनर्जी क्राइसिस चल रहा था, जिसकी वजह से फ्यूल के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे। इन्फ्लेशन बहुत तेजी से हो रही थी। लैम्बोर्गिनी समेत दूसरी कार कंपनीज की सेल्स भी बहुत कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से फरुशियो बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगे थे। उनके ऊपर सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। इसलिए उन्होंने एक स्विस बिजनेसमैन को लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल्स के 50% शेयर्स को $600,000 में बेच दिए। लेकिन ऑयल के प्राइसेस अभी भी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। कार्स को मैन्युफैक्चर करना बहुत ही ज्यादा महंगा हो चुका था और सेल्स भी बहुत कम हो चुकी थी। फरुशियो अब इन सब चीजों से बहुत उकता चुके थे, इसलिए उन्होंने बाकी के भी 49% शेयर्स को बेच दिया और सेंट्रल इटली में इस इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के शोर से दूर रहने लगे थे। वहां पर वो वापस से एक फार्मर की तरह से जिंदगी को गुजारने लगे। लेकिन उनके अंदर का एंटरप्रेन्योर अभी भी जिंदा था। उन्होंने अपने रिटायरमेंट में भी एक सक्सेसफुल वाइन बिजनेस को बिल्ड किया। लेकिन सवाल ये है कि फरुशियो के रिटायर होने के बाद लैम्बोर्गिनी का क्या हुआ। साल गुजरने के साथ साथ लैम्बोर्गिनी की सिचुएशन दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी और हालात इतने बिगड़ चुके थे कि 1978 में लैम्बोर्गिनी बैंकरप्ट हो चुकी थी। इसके बाद दो कामयाब फ्रेंच बिजनेसमैन मिमरान ब्रदर्स ने इस डूबती हुई कंपनी को $3 मिलियन में परचेज किया। उनकी लीडरशिप में कंपनी ने थोड़ा ग्रो किया, लेकिन 1987 में लैम्बोर्गिनी को $25 मिलियन में क्रिसलर को बेच दिया गया, जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते थे। क्रिसलर थोड़े से प्रॉफिट को जनरेट करने ही लगी थी कि जल्द ही यूएस में लैम्बोर्गिनी की सेल बहुत गिर गई। इसलिए उन्होंने 1994 में लैम्बोर्गिनी को एक इंडोनेशियन कॉन्ग्लोमेरेट को $140 मिलियन में बेच दिया। लेकिन वो भी लैम्बोर्गिनी ब्रांड को दोबारा से रिवाइव नहीं कर पाए और साथ ही साथ एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से लैम्बोर्गिनी को दोबारा से सेल करना पड़ा। वोल्क्सवैगन के फाउंडर का पोता वोल्क्सवैगन ग्रुप का नया चेयरमैन बना था। उसने चेयरमैन बनते ही 1998 में लैम्बोर्गिनी को $110 मिलियन में खरीद लिया। इसके अलावा उसने बेंटली, बुगाटी समेत और भी कार कंपनीज को परचेज किया। 21st सेंचुरी से लेकर आज तक सुपर कार्स की डिमांड बहुत ज्यादा है और वोल्क्सवैगन ग्रुप लैम्बोर्गिनी को आज भी अपनी सब्सिडियरी कंपनी ऑडी के थ्रू ओन करता है। आज लैम्बोर्गिनी वेल्थ और सक्सेस का एक सिंबल बन चुकी है। लैम्बोर्गिनी कार अपनी हाई परफॉर्मेंस और अपने यूनिक डिजाइन की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। फरुशियो अपनी जिंदगी में तो फरारी को कुछ ज्यादा हरा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। अगर एंजो फरारी ने उस दिन फरुशियो लैम्बोर्गिनी का मजाक ना उड़ाया होता तो शायद आज लैम्बोर्गिनी का कोई वजूद ही ना होता। इसलिए किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर ऐसी और भी केस स्टडीज आती रहेंगी। इस वीडियो पर हमारा 1000 लाइक्स का एम है। इसे पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।